नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं? तो एक न्यूज ये है कि जे.एंड.के का जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, जिस डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके नंबर ऑफ सीटों को बढ़ाया गया, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया। तो इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो कुछ भी किया सही है। एक न्यूज इस बात को लेके है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हिंडनबर्ग कमेटी रिपोर्ट आई थी अदानी को लेके, इसको लेके क्या एक कमेटी बनानी चाहिए। तो केंद्र की सरकार और सेबी ने बोला हाँ भाई कमेटी बनाइए, बट कुछ इस प्रकार से बनाइए कि ओवरऑल मार्केट में इन रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी कम ना हो। तो ये क्या है, इसको देखेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेके एक ड्राफ्ट बिल आए, ड्राफ्ट बिल क्या बोलता है इसको देखेंगे। और इजराइल के अंदर हजारों की तादाद में लोग नेतन्याहू के इस डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा ताकत सरकार को दे रहा है। तो ये देखेंगे। फिर भाई हाउस रूल्स, वेपन ऑफ एक्सपंक्शन। अगर मान लो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओवरऑल अपनी स्पीच दी और उस स्पीच के कुछ वर्ड्स को हटा दिया जाए उस स्पीच से, उसको ऑन रिकॉर्ड ना रखा जाए, तो इसको एक्सपंक्शन बोला जाता है। इस एक्सपेंशन को गलत तरीके से पार्लियामेंट में एक्सरसाइज किया जा रहा है, कुछ इस प्रकार की बात बोल रहे हैं ऑथर। तो ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत राष्ट्र समिति का ओवरऑल AIMIM के साथ हैदराबाद में सामंजस्य क्यों बिगड़ रहा है, इसको देखेंगे। घर घर तक फंक्शनल टैप वाटर पहुंचाना, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ इज नॉट अ मेयर फॉर्मेलिटी, इसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल। अब ये जो सिटी अर्बन प्लानिंग वाला आर्टिकल है ना, इसको फिरोज वरुण गांधी ने लिखा है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये जो आपका चमोली डिजास्टर हुआ, जोशीमठ की सिंकिंग की बात की गई है। तो ओवरऑल आप कह लो इन्वायरमेंटल रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल लिखा गया है। कोई बहुत स्ट्रांग पॉइंट मुझे लगे नहीं, रिपीटेड और रीइटरेटेड पॉइंट्स हैं। एक पॉलिटिशियन द्वारा लिखा गया एनवायरमेंट पर आर्टिकल है, तो उतना मुझे रेलेवेंट नहीं लगा, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 5 आर्टिकल्स अलग से डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे, लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ, मतलब इन एन अनईजी और नर्वस स्टेट। ठीक है ना भाई। कैट ऑन हॉट टिन रूफ मतलब हॉट टिन रूफ के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, कोई कैट खड़ी होगी तो उसको गर्मी सी लग रही होगी, अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। इसलिए बोला गया है कि एक नर्वस और जब अनईजी स्टेट में आप होते हो तो आप बोलते हो लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पे शेयर का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबाइए, इसके रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी केस स्टडीज, नो ऑब्जेक्शन टू SC सेटिंग अप अ पैनल इन हिंडनबर्ग अदानी केस सेंटर सेबी। अब रिसेंटली जब ये हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से और सेबी से एक क्वेश्चन उठाया कि भाई आप क्या कर रहे हो आम आदमी की इनकम को बचाने का। स्टॉक मार्केट में पैसा आज की डेट में केवल बड़े कॉर्पोरेट्स खर्च नहीं करते, आम आदमी भी खर्च करता है। तो क्या आपके पास कोई रेगुलेटरी रिजीम है? अगर आप चाहो तो हम एक कमेटी सेटअप कर सकते हैं। तो केंद्र की सरकार और सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है कि आप चाहो तो एक्सपर्ट कमेटी सेटअप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल ये एक्सपर्ट कमेटी एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी रिजीम और फ्रेमवर्क इन सिक्योरिटी मार्केट को पेर्यूज कर सकती है, और अदानी ग्रुप जैसे अगर शेयर वैल्यू मेल्टडाउन आगे होते तो उनके हिसाब से कैसे लड़ना है ये भी देख सकती है। लेकिन यहां पे केंद्र की सरकार और सेबी ये बोल रहा है कि ये कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे और इस कमेटी का रेमिट क्या होगा, इस कमेटी का आप कह लो दायरा क्या होगा, ये कमेटी एक्चुअली में करेगी क्या। इस चीज को डिसाइड करने की ताकत ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार और सेबी के साथ डिस्कशन मिले, और उसके साथ साथ जो भी यहां पे रेमिट है, जो भी यहां पे नाम सजेस्ट किए जाएंगे कमेटी के, इसको सील्ड कवर में रखा जाए। क्योंकि क्या है, केंद्र की सरकार का ऐसा बोलना है कि अगर ओवरऑल इस कमेटी का रेमिट हम ओपनली डिक्लेयर करते हैं, ओवरऑल इसके मेंबर्स को हम ओपनली डिक्लेयर करते हैं, तो इस बात को लेके मार्केट में काफी गहमा गहमी होगी, और स्टॉक मार्केट के रिस्पेक्ट में कोई भी एक्टिविटी में अगर गहमा गहमी होती है तो इससे ओवरऑल उस देश की इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आता है। तो इसीलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, रेमिट आप तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बना लो। इस प्रकार के मैनडाउन से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ये कमेटी बहस करेगी, इसके मेंबर कौन कौन होंगे सब चलेगा। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक पेरूजल रखेगा, रेगुलेशन रखेगा, लेकिन ये सब कुछ आप सील्ड कवर में करो, जो कि ओपनली होगा तो इसके ऊपर डिस्कशन होगा, क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ सकता है वगैरह वगैरह। अपना जो 22 पन्नों का सबमिशन नोट शेयर किया है सेबी में, उसमें सेबी ने बोला है कि ठीक है भाई, हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट के एलिगेशंस के ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अलग से एक कमेटी बना सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी इंक्वायरी बहुत सारे फैसेट्स को देखेगी,
ये सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 को भी पेरूज कर रहे हैं। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 को भी पेरूज कर रहे हैं। सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2019 को भी पेरूज कर रहे हैं। ऑफशोर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट ओडीआई नॉर्म्स, शॉर्ट सेलिंग नॉर्म्स सबको पेरूज कर रहे हैं। फिर ओवरऑल यहां पे सेबी ने सबमिट किया है कि भाई देखिए, ये जो अदानी ग्रुप है ये सिंगल ग्रुप ऑफ कंपनी है और इस सिंगल ग्रुप ऑफ कंपनी का जो एक्सपोजर है मार्केट लेवल पे वो काफी कम है। तो इसके नीचे गिरने से मार्केट वाइड लेवल पे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, सिस्टम वाइड लेवल पे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आप अदानी ग्रुप का कंबाइंड वेट देखो सेंसेक्स में तो वो 0 है और निफ्टी में देखो तो 1% से कम है। तो भले ही इस पर्टिकुलर ग्रुप के फाइनेंसेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, बट उन फाइनेंसेस का इंडियन मार्केट्स के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। इनफैक्ट सेबी यहां पे ध्यान दिला रहा है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक फैला था 2 मार्च 2020 से 19 मार्च 2020 में निफ्टी की टोटल वैल्यू 26% गिर गई थी। उस समय पे भी शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट में बंद नहीं की गई थी। तो यहां तो अदानी का फियास्को उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो हम शॉर्ट सेलिंग बंद नहीं कर रहे हैं। और कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद भी स्टॉक मार्केट रिबाउंड करके सामने आया है। अगर आप देखो तो फरवरी 2020 में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 145 लाख करोड़ था। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब इन्वेस्टर वेल्थ, टोटल इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा खर्च कर रखा है मार्केट में, तो वो 145 लाख करोड़ फरवरी 2020 में था, जो कि अब 270 लाख करोड़ पे स्टैंड करता है। तो ओवरऑल मार्केट क्रेडेंशियल्स प्रॉपर तरीके से स्टैंड कर सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जो भी उठाया गया है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। ऐसा सेबी का भी बोलना है, सरकार का भी बोलना है। फिर ओवरऑल यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया था कि भाई ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर क्यों नहीं काम किया। जब शॉर्ट सेलिंग बहुत तेजी से हो रही थी, अदानी की शेयर वैल्यू नीचे गिर रही थी, तो उसके ऊपर हॉल्ट क्यों नहीं लगाया गया। तो सेबी ने बोला कि हॉल्ट लगाने के लिए ऑलरेडी मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, हमें उस लेवल पे लगा नहीं प्रॉब्लम, इसलिए हमने हॉल्ट यहां पे नहीं लगाया। बट यस, सर्किट ब्रेकर्स एग्जिस्ट इन द सिस्टम। कल की डेट में अगर कोई स्टॉक मार्केट राउट होता है, ये सर्किट ब्रेकर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट जीएस पेपर 2, जुडिशरी डीलिमिटेशन। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K डीलिमिटेशन कमीशन, एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ इट्स चेयरपर्सन। तो भैया क्या है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंची और इस सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था ना, और फिर इस डीलिमिटेशन कमीशन ने नई यूनियन टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ चेंजेस किए। जम्मू रीजन में ओवरऑल सीटें थोड़ी बढ़ाई गई हैं, कश्मीर रीजन में, श्रीनगर रीजन में ओवरऑल सीटें थोड़ी कम की गई हैं। तो इस बात को लेके, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेके पिटिशनर्स पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। यहां पे देखिए क्या बोला गया। Article 2 and 3 of the Constitution enable the Parliament to create new states and union territories. Accordingly, 2 union territories have been created: Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. The J&K Reorganization Act, which created the 2 union territories, assigns the role of readjustment of constituencies to the Delimitation Commission under the Delimitation Act 2002. A law made under Article 3 can always provide for readjustment of the constituencies in the newly constituted states or union territories through delimitation. अब क्या हुआ, केंद्र की सरकार का लॉजिक ये है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू अब लद्दाख को अलग कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर अलग है, तो यहां पे कितनी नंबर ऑफ सीटें होनी चाहिए इनकी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड असेंबली में, उसको डिसाइड किया जाएगा। उसको डिसाइड किसके थ्रू किया जाएगा, एक डीलिमिटेशन कमीशन को बना के किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 6 मार्च 2020 को ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बना था, ये किसकी लीडरशिप के अंदर बना था, तो भैया सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज रंजना पी देसाई के अंदर बना था। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को उसका डीलिमिटेशन करेगा, इसकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन करेगा, साथ साथ आसाम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की डीलिमिटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी। शुरू में सवाल उठाया गया था कि केवल जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन क्यों, तो इसके एम्बिट को कुछ और स्टेट्स में बढ़ा दिया गया। अब यहां पे ये जो पर्टिकुलर कानून है आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 62 क्लॉज 2 में आप सब पहुंचो, तो सेक्शन 62 क्लॉज 2 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का रीएडजस्टमेंट किया जा सकता है एक डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। यहां जो पेटिशनर्स पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पेटिशनर्स ये बोल रहे हैं कि इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 60 और सेक्शन 61 के अंदर डीलिमिटेशन की ताकत केवल इलेक्शन कमीशन को दी गई है। तो सेक्शन 62 क्लॉज 2 और सेक्शन 62 क्लॉज 3 के अंदर जो है सरकार के द्वारा डीलिमिटेशन किया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन
सरकार ये बोलती है कि नो डाउट सेक्शन 60 और सेक्शन 61 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर ताकत इलेक्शन कमीशन को दी गई है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 62 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाने की ताकत सरकार को भी दी गई है। उसी ताकत के तहत डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, उसी ताकत के तहत ओवरऑल असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीऑर्गेनाइजेशन यहां पे किया गया। देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन की बात करो तो ये एक बाउंड्री कमीशन है, इसको सरकार के द्वारा बनाया गया है अंडर द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। अलग अलग राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी बाउंड्री, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को रीड्रॉ करना, और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनकी बाउंड्री को रीड्रॉ करने का इसका काम होता है। अभी के लिए जो बाउंड्रीज हैं वो 2001 के सेंसस पे रीड्रॉ हो रही है, इसके बाद 2026 के बाद का जो सेंसस होगा उसके हिसाब से रीड्रॉ होगी। नॉर्मल का जब डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है तो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। इसके हेड होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये सब इसके मेंबर होते हैं। तो पेटिशनर्स यहां पे क्या बोल रहे हैं? पेटिशनर्स यहां पे बोल रहे हैं कि भाई वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत को यहां पे वॉयलेट किया गया। पेटिशनर का यह बोलना है कि इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स स्टेट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली की बढ़ाई गई हो, तो आपने जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा क्यों किया? तो सरकार का ये लॉजिक है कि देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसको दूसरे राज्य से तोड़ के अभी के लिए बनाया गया हो रिसेंटली, या कोई नई यूनियन टेरिटरी तोड़ के बनाई गई हो, या 2 यूनियन टेरिटरी जोड़ दी गई हो। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में ही ऐसा हुआ है कि एक राज्य को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। तो उसी कंटेक्स्ट में उसी पर्टिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 62 के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन बनाने की बात की गई है, और उसी डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू यहां पे एक्शंस लिए गए। तो इसी कंटेक्स्ट में ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है भाई, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 62 के अंदर जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है और जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जीएस पेपर 2, ड्राफ्ट बिल वेस्ट पावर्स एंटायरली इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भाई देखिए, रिसेंटली रिलीज हुआ है ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। ये पर्टिकुलर बिल क्या करता है? ये इंडिया के जियोलॉजिकल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, इंडिया के फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, नेचुरल स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर्टिकुलर बिल से इंडिया के जियो साइंसेस और पैलियोंटोलॉजी कम्युनिटी में एक हलचली सी दौड़ गई है। सब थोड़ा डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स के हिसाब से इस पर्टिकुलर बिल के बाद पूरी तरीके से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में पावर आ जाएगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 170 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करता है। तो इस पर्टिकुलर बिल के अंदर अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ताकत होगी कि वो किसी पर्टिकुलर साइट को जियो हेरिटेज वैल्यू दे सकता है, उस पर्टिकुलर साइट में जहां पे फॉसिल्स हैं, रॉक्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो साइट सरकारी हाथों में या प्राइवेट हाथों में। ऐसी किसी साइट के आसपास 100 मीटर के इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिट किया जा सकता है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वैंडलिज्म कर रहा है, डायरेक्टिव्स ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वायलेट कर रहा है, तो 5 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है, उठा के कुछ सालों तक आपको जेल में बंद किया जा सकता है। तो ताकत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में थोड़ी ज्यादा दी जा रही है। इस बात को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स को, जियो साइंसेस कम्युनिटी को थोड़ा नर्वसनेस हो रही है। 2019 में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और एक ग्रुप है सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंसेस, इसने एक प्रपोजल सबमिट किया था सरकार को। इसमें यह बोला गया था कि एक नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी बनाइए जो कि राज्य की सरकारों को एडवाइस करेगी, और इस नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना होगा कंजर्वेशन को लेके, जियो हेरिटेज पार्क्स को सेटअप करने को लेके, अलग अलग साइट्स की जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे डिसीजन लेना होगा, वहां पे जो फॉसिल्स हैं उनके पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करनी होगी, जो भी वहां पे जियोलॉजिकल वैल्यू का होगा उसके रिस्पेक्ट में डिसीजन लेना होगा। ऐसा यहां पे रिकमेंडेशन दिया गया था 2019 में कि भाई एक अलग से नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी आप बनाओ, बट जियो हेरिटेज अथॉरिटी बनाई नहीं गई है। और अभी के लिए ये सारे डिसीजन किसके हाथ में है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में। इनफैक्ट ज्यादा ताकत दे दी गई है थ्रू दिस ड्राफ्ट जियो हेरिटेज एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल। तो इसी को लेके जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं और जियोलॉजिस्ट हैं वो थोड़ा इस समय पे टेंशन में है।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब तक 32 जियो हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर कर चुका है, जिसमें शिवालिक फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश का, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क झरमर कोटरा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट उदयपुर का, अकाल फॉसिल वुड पार्क जैसलमेर का। तो ये सब कुछ साइट्स हैं जो कि डिसरिपेयर में, इनको रिपेयर करना है। बट कुछ प्राइवेट बॉडीज का आप कह लो या कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट्स भी यहाँ पे वायलेट होंगे, ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बोली जा रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं और बड़े ही फेमस पैलेंटोलॉजिस्ट हैं मिस्टर प्रसाद, उन्होंने ये बोला है कि बहुत से प्लेसेस हैं इंडिया में जहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, जहां पे जियो हेरिटेज बिल के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट चाहिए। वो बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी के हवा में हो सकती है, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना वो थोड़ा ठीक नहीं। कुछ इस प्रकार की बातें यहां पे कही जा रही है। ये जो नया लॉ है, इट विल प्रोटेक्ट साइट्स ऑफ जियो हेरिटेज वैल्यू। और ऐसा इंडिया के लिए करना जरूरी क्यों है? तो भाई यूनेस्को का कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज 1972 से इंडिया ने ये कन्वेंशन ज्वाइन कर रखा है। तो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के प्रोविजंस के अंदर एक बॉडी होनी जरूरी है। वैसे तो बॉडी होनी चाहिए यहाँ पे नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी की, बट अभी के लिए काम जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। जीएसआई के बारे में बात कर लेते हैं। साइंटिफिक एजेंसी है, 1851 में स्टैब्लिश किया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे और स्टडीज कंडक्ट करती है इंडिया के अंदर। इट इज अ प्राइम प्रोवाइडर ऑफ बेसिक अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड जनरल पब्लिक। प्राइमरली इसको एक इंस्टीट्यूशन की तरह सेटअप किया गया था जो कि इंडिया के अंदर कोल डिपॉजिट्स ढूंढेगा रेलवेज बनाने के लिए, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के समय पे, ब्रिटिश राज के समय पे। लेकिन आज की डेट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनरल एक्सप्लोरेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो जीएसआई ढूंढता है। ठीक है। ओवरऑल क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट, ये काम भी इस समय पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देके रखा गया है। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। हेडक्वार्टर्स इसका कोलकाता में है। इसको हेड करता है डायरेक्टर जनरल जीएसआई। ठीक है भाई। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज, थाउजेंड्स मार्च इन इजराइल एज नेतन्याहू एलाइज पुश जुडिशियल ओवरहॉल। भैया हजारों की तादाद में इजरायली नेसेट जो कि इजराइल की पार्लियामेंट है उसके बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल के अंदर ओवरऑल एक बिल पास किया जा रहा है इजराइल की पार्लियामेंट में जो कि जुडिशियल ओवरहॉल करेगा। पॉलिटिशियंस को, अब जजेस को अपॉइंट करने की जो ताकत है पॉलिटिशियंस की, वो बढ़ाया जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इजराइल के पार्लियामेंटेरियंस को, लॉ मेकर्स को ऐसा लगता है कि इजराइल के अंदर में जजेस के पास कुछ ज्यादा ही ताकत है, तो वो एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जहां पे जजेस का अपॉइंटमेंट इन पॉलिटिशियंस के हाथ में होगा। ओवरऑल कहीं ना कहीं जुडिशरी की ताकत को थोड़ा लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कमिटी वोट यहां पे होने वाला था, तो इस कमिटी वोट से पहले ही मास प्रोटेस्ट यहां पे शुरू हो गए। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक ने भी इस सिचुएशन के ऊपर कंसर्न व्यक्त किया है। अपोजिशन लॉ मेकर्स नेसेट के अंदर ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल ये पार्लियामेंटेरियंस जुडिशरी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। फिर नेतन्याहू के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। नेतन्याहू के ऊपर बहुत से करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं और उन करप्शन चार्जेस की सुनवाई कौन कर रही है? जुडिशरी। तो जुडिशरी कहीं ना कहीं नेतन्याहू की अनरिस्ट्रिक्टेड पावर के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाल रही है। तो इस बात को लेकर शायद नेतन्याहू जुडिशरी से नाराज हैं, इसलिए इस प्रकार के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये स्टेप्स इजराइल की डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ये एक प्रकार का कूप है, एक प्रकार का तख्ता पलट है जो कि ओवरऑल इजराइल की डेमोक्रेसी को और कमजोर कर देगा। ऑलरेडी इजराइल के अंदर पिछले 4 सालों में 5 इलेक्शन हो चुके हैं। इन इलेक्शन से चुनी हुई सरकार के हाथ में आप सब कुछ दे रहे हो। जुडिशरी जो कि कहीं ना कहीं इजराइल की डेमोक्रेसी का एक बलवर्क है, उसकी ताकत को कम कर रहे हो। तो इन सब चीजों को लेके इस पर्टिकुलर नए बिल, नए प्रपोजल को ब्लॉक किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। इजराइल के प्रेसिडेंट ने बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर बिल को पास मत करो, अभी के लिए बिल इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट में पेंडिंग है। लेट्स सी यहां क्या होता है। आगे आ जाते हैं भैया एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। पहला आर्टिकल, हाउस रूल्स एंड वेपन ऑफ एक्सपंक्शन। पीडीटी आचार्य साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के। क्या बता रहे हैं यहां पे? ये बता रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज होता है वो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पॉलिटिशियंस ने जो भी स्पीच दी उनके कुछ फ्रेजेस को एक्सपंक्शन किया गया। एक्सपंक्शन मतलब उनके उन फ्रेजेस को ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा गया। एक्सपेंशन मतलब आप ओवरऑल उस पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बता रहे हो कि तुम्हारा स्टेटमेंट इंक्रिमिनेटरी है, तुम्हारा स्टेटमेंट एलिगेशन है, वो एलिगेशन प्रॉपर रेशनल पे बेस्ड नहीं है, इसलिए तुम्हारे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटा रहे हैं। एक प्रकार की सजा होती है और ये सजा 2 लोगों को दी गई है। ओवरऑल लोकसभा के अंदर राहुल गांधी को
और राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है। और ये जो स्पीचेस दी थी मिस्टर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो जो मोशन ऑफ थैंक्स मूव किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके रिस्पॉन्स में दी थी। अब मोशन ऑफ थैंक्स एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से उठाया हुआ एक ऑर्नामेंटरी स्टेप है, जो कि साल के शुरुआत के सेशन में सरकार की पॉलिसीज को, पुरानी और नई को टेस्टिफाई करता है। इन पॉलिसीज को ओपनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, इट इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, वो मोशन ऑफ थैंक्स को डिस्कस करते वक्त लिटरली कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अपोजिशन वाला एक पॉलिटिकल ही सवाल पूछेगा और उसके रेलेवेंस को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, एटलीस्ट तब जब मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा हो। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो मोशन ऑफ थैंक्स के डिस्कशन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एमपीज के पास यह अधिकार है कि वो सरकार की परफॉर्मेंस को स्क्रूटनाइज कर सकता है। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो मोशन ऑफ थैंक्स के डिस्कशन में सवाल पूछे जाएंगे और जनरली अमूमन सवाल का जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आप जोड़ दो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस देता है और इम्यूनिटी देता है फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस। तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है और इस पर्टिकुलर प्रिविलेज मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो हाउस रूल्स के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगेगा। और वो रिस्ट्रिक्शन देखा जाए तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा रूल 380 में आता है और रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा के रूल 261 में आता है। तो इस रूल 380 ऑफ लोकसभा में और इस रूल 261 ऑफ राज्यसभा में यह बोला गया है कि दोनों हाउसेस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, उन वर्ड्स को एक्सपेंज कर सकते हैं जो कि डिफेमेटरी हैं, अनपार्लियामेंट्री हैं, अनडिग्निफाइड है और इनडिसेंट है। तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफेमेटरी, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड या इनडिसेंट शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो रूल 380 ऑफ द लोकसभा के अंदर और 261 ऑफ द राज्यसभा के अंदर उन शब्दों को एक्सपंज किया जा सकता है। और यही शब्द यहां पे राहुल गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के एक्सपंज किए गए। बट ऑथर ये बोल रहा है कि ना ही उनके शब्द डिफेमेटरी थे, ना ही अनपार्लियामेंट्री थे, ना ही अनडिग्निफाइड थे और ना ही इंडिसेंट थे। तो आप एक्सपंज कौन से बेसिस पे कर रहे हो, ये यहां पे एक्चुअली में सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है इस आर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू। उसके बाद अगर आप देखो तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी स्पीच में एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट इल्जाम भी लगा सकता है, एलिगेशन भी लगा सकता है, लेकिन एलिगेशन को लगाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और वो प्रोसीजर कोडिफाइड है रूल 353 ऑफ द लोकसभा में। याद रखिएगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि एक मिनिस्टर नहीं है, वो किसी फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है एज पर रूल्स 353 ऑफ द लोकसभा। लेकिन अगर उसको किसी मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगाना है तो रूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मिनिस्टर गवर्नमेंट का फॉर्म है, गवर्नमेंट का पार्ट है और गवर्नमेंट इज आंसरेबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है नॉर्मल कोर्स ऑफ डिस्कशन में भी, बट अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर एलिगेशन लगाना है तो रूल 353 ऑफ द लोकसभा को फॉलो करना पड़ेगा। रूल 353 ऑफ द लोकसभा में लिखा है कि एडिक्वेट एडवांस नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर इल्जाम लगाना है, एलिगेशन लगाना है, तो उस एलिगेशन लगाने की प्रोसेस के बारे में स्पीकर को बताना पड़ेगा और जिस डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में एलिगेशन लग रहा है उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस नोटिस देने के बाद एक एलिगेशन लगा सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, और फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओवरऑल यहां पे मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को डिफेंड करे। ठीक है ना भाई। अब समझिए एडवांस नोटिस यहां पे क्यों दिया जा रहा है अंडर रूल 353 ऑफ द लोकसभा, क्योंकि ये जो एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर सवाल उठा रहा है। वो सवाल डिफेमेटरी हो सकता है, इंक्रिमिनेटरी हो सकता है, तो पहले ही उस पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताया जाएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट ये सवाल आने वाला है, ये तुम्हारा डिफेमेशन कर सकता है, तो अपना डिफेंस तैयार रखो। लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कि ये रूल 353 ऑफ द लोकसभा तब आता है जब एलिगेशन लगाया जाए, वो एलिगेशन जिसके लिए एडवांस नोटिस दिया गया है और साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन यहां पे जो भी स्पीचेस दी गई हैं राहुल गांधी के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, ये किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं है, ये किसी प्रकार का आप कह लो डेफेमेशन नहीं है।
तो रूल 353 यहां प्ले में ही नहीं आता है। तो जब रूल 353 प्ले में नहीं आ रहा और उसके बावजूद भी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा के शब्दों को एक्सपंज किया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, कुछ ऐसी बातें बोल रहा था। यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो भी बोल रहे हैं वो पार्लियामेंट के प्रति सरकार की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बोल रहे हैं। आर्टिकल 105 उनको इस बात का पूरा राइट देता है, उनके शब्दों को एक्सपंज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। एलिगेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर रूल्स हैं, बट उन्होंने एलिगेशन नहीं लगाया है, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को स्थापित करने की कोशिश की है। और वो जो भी यहां पे बोल रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, उसको एक्सपेंज करके आप उसको इंटेंशनली ऑन रिकॉर्ड प्रोसीडिंग से हटा रहे हो, इन लीडर ऑफ द अपोजिशन को एक धमकी दे रहे हो और साथ साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी को हटाने की कोशिश कर रहे हो। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो, अगर मान लीजिए किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किसी मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगाया, इल्जाम लगाया, क्या ऐसे प्रेसिडेंसेस पहले देखने को मिले हैं? और उस केस में स्पीकर ने क्या किया है? समझिए, अगर कोई स्टिपुलेशन है, जैसे मान लो एलिगेशन लगाया गया किसी मिनिस्टर के ऊपर, तो आपके पास उस एलिगेशन को जस्टिफाई करने का पूरा रैशनल होना चाहिए। यहां पास्ट के दो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। 2 सितंबर 1965 को प्रकाश वीर शास्त्री जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे हुमायूं कबीर के अगेंस्ट, जो कि इस समय पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। मिनिस्टर ने अपने खिलाफ लगे गए एजुकेशन मतलब एलिगेशंस को रिफ्यूट किया, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रीट्रेट किया कि भाई तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही होंगे, इनकी प्रॉपर मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, ये देखो प्रेस में तुम्हारे खिलाफ ये सब इल्जाम छपे हुए हैं। अब इस बात को लेकर जब स्पीकर सरदार हुकुम सिंह के पास पहुंचा मैटर, तो सरदार हुकुम सिंह ने बोला कि मैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स को इन्फॉर्म करता हूं विद ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ कि न्यूज़पेपर में छपी हुई एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बेसिस पे आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रिविलेज को इस्तेमाल करके एक मिनिस्टर के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन छपती है, अगर आप सच में एक मिनिस्टर के अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहे हो तो बेटर ये रहेगा कि आप प्रॉपर प्रूफ्स को इकट्ठा करो, अपने आप को खुद फर्दर सेटिस्फाई करो, इसकी प्रॉपर तरीके से जो भी आपके पास एवेन्यूज है उसकी प्रोब करो और उसके बेसिस पे प्रॉपर क्रेडिबल एविडेंस लाओ। मतलब एक प्रेस रिपोर्ट में किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कुछ बैड चीजें छपी हैं, उसके बेसिस पे आप उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, ये ठीक नहीं है, जैसा स्पीकर ने बोला। फिर 21 दिसंबर 1981 को लोकसभा के अंदर बाबू साहेब पारुलेकर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन्होंने संडे की एक वीकली में छपे रिपोर्ट के बेसिस पे एलिगेशन लगाया उस समय के रेलवे मिनिस्टर केदार पांडे को लेके। कुछ परमानेंट रेलवे कार्ड पासेस का इशू था उनकी फैमिली के रिस्पेक्ट में, तो उस समय के डेप्यूटी जो स्पीकर थे जी लक्ष्मण, उन्होंने ये बोला कि भैया एलिगेशन लगाने से पहले उस एलिगेशन की इंक्वायरी करना उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जरूरी है जो यहां पे एलिगेशन लगा रहा है, क्योंकि जब आप एलिगेशन लगा रहे हो तो बाद में आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा उन एलिगेशंस को। प्रेस रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप उनको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है, सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेकेंड एक्सेप्शन, एनी स्टेटमेंट रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और हिज कैरेक्टर so far as character appears in that conduct is not defamation। तो मतलब सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर ओवरऑल पब्लिक सर्वेंट के काम करने के तरीके के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है अगर उसकी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाना डिफेमेशन नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जब तक ओवरऑल आप किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हो, उसकी तरफ से कोई शॉर्टकमिंग उसके बारे में पॉइंट आउट कर रहे हो, तो उसको आप इंक्रिमिनेटरी या डेफेमेटरी नहीं बोल सकते। जब इंक्रिमिनेटरी हो जाता है स्टेटमेंट, डेफेमेटरी हो जाता है, तब आप रिकॉर्ड को एक्सपेंज कर सकते हो। लेकिन जब तक आप अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को तय करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सपंजिंग वाले पॉइंट सामने नहीं आने चाहिए। उस प्रकार के स्टेटमेंट्स को डेफेमेटरी इंक्रिमिनेटरी नहीं कहा जा सकता। तो अभी जो एक्सपंज किए गए वर्ड्स राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, ये गलत है, ठीक है भाई। फिरोज वरुण गांधी के इस आर्टिकल को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ इज नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी टू लिमिट एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज टू अ मिनिमम मेक्स अ मॉकरी ऑफ द इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बेसिकली देखिए यहाँ पे जो तीनों लॉयर हैं, आर वैगई, अन्ना मैथ्यू और एस देविका, ये तीनों लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं मद्रास हाई कोर्ट में। इन तीनों लॉयर्स को इस बात से प्रॉब्लम है कि विक्टोरिया गौरी को एडिशनल जज बना दिया गया मद्रास हाई कोर्ट का। इनमें से कई लॉयर्स ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल हुआ था, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अब दो चीजों के बारे में बात हुई थी, एक तो एलिजिबिलिटी, एक था सूटेबिलिटी।
एलिजिबिलिटी क्या है, तो भैया अगर आपने 10 साल ओवरऑल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किया किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, तो यू आर एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल यहाँ पे पेटिशन गई कि विक्टोरिया गौरी का अपॉइंटमेंट बाय कॉलेजियम इज रॉन्ग। पहले तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि कॉलेजियम के सामने पूरी जानकारी नहीं थी, बाद में ओवरऑल 2 जजों की बेंच में बोला कि नहीं भाई जानकारी पूरी थी, अपॉइंटमेंट सही है। तो इस बात को लेके अब ये 3 पर्टिकुलर एडवोकेट्स पॉइंट्स उठा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001 जजमेंट की। जयललिता को गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो जयललिता के अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन किया गया। अब आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात करता है, आर्टिकल 173 मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव के अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो आर्टिकल 173 के अंदर ओवरऑल अगर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं तो वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इसलिए नहीं बन पाएगा और उसके ऊपर पहले कन्विक्शन हुआ है। तो अब जयललिता के ऊपर पहले कन्विक्शन हुआ था, तो क्या यह चीज 2001 की बात कर रहा हूं, क्या ये चीज 164 वाला पॉइंट 173 वाला पॉइंट 173 आर्टिकल के अंदर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के ऊपर प्रायर कन्विक्शन हुआ है तो वो ऑफिस नहीं ले सकता, ये नियम था अकॉर्डिंग टू कोर्ट रूल्स। तो क्या ये नियम चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के ऊपर भी लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे लेके काफी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी हां बिल्कुल सही है, ये ओवरऑल चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के ऊपर भी लागू होगा और जो गवर्नर ने जयललिता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था उस पर्टिकुलर स्टेप को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। गवर्नर का जो एक्ट था ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ टू जयललिता आफ्टर हर कन्विक्शन, इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। तो बेसिकली यहां पे ऑथर ये एक प्रीमाइस डाल रहा है, एक पथ पाठी तैयार करने की कोशिश कर रहा है अपने पॉइंट्स को फर्दर इन द आर्टिकल सब्सटेंशिएट करने के लिए। अब ऑथर्स आए हैं मेन पॉइंट पे कि भाई जब जज ऑफ द हाई कोर्ट को आप शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ दिलाते हो तो उसका काम है एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी विदाउट फियर ऑफ फेवर, अफेक्शन ऑफ इल विल, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। और ये जो ओथ है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिस्पेक्ट में यूनिक है। तो एक ऐसा पर्सन जो प्रॉपर तरीके से अपने स्पीच में एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति अपना एसोसिएशन दिखा चुका है, दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज कर चुका है, रिलीजियस बाइग्रोटरी दिखा चुका है, वो कभी एक प्रॉपर तरीके से जज के रोल को कर पाएगा? तो ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर पाएगा। फिर एलिजिबिलिटी ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट इन अ पेडेंटिक मैनर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला एन कदासन वर्सेस अजय खोसे। पेडेंटिक समझ लो, पेडेंटिक मतलब बिल्कुल ही रूल्स के हिसाब से चल रहे हो, बिल्कुल ही नियम कानून के हिसाब से चल रहे हो। अब पेडेंटिक मैनर में क्या हुआ है कि देखिए 10 साल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करनी थी विक्टोरिया गौरी, इनको एडिशनल जज बनाया गया, तो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल कर रही थी। तो ऑथर यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एन कन्नादासन वर्सेस अजय खोसे कोर्ट केस में बोल रखा है कि सिर्फ पेडांटिक मैनर, सिर्फ नियम लिखे हुए नियम कानूनों के हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं करना है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। प्रोबिटी करनी यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी को इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक ऐसे इंडिविजुअल को कुर्सी पर बैठाना जो विदाउट फियर ऑफ फीवर, इल विल ऑफ एक्शन काम करे, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं ये केएस हाजा शरीफ का। क्या हुआ दोस्तों, केएस हाजा शरीफ को तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जीते केएस हाजा शरीफ में, वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया। लेकिन बाद में केएस हाजा शरीफ ने एक पोजीशन ग्रहण की। क्या पोजीशन? ऑनररी कंसल जनरल ऑफ टर्की एंड मद्रास। तो टर्की की जो कंसुलेट थी तमिलनाडु मद्रास में, वहां पे कंसल जनरल की पोस्ट पकड़ ली केएस हाजा शरीफ ने। तो एक तरफ केएस हाजा शरीफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो टर्की के कंसल जनरल हैं, तो टर्की के जो सरगना होंगे उनकी बात सुनेंगे। तो फॉरेन स्टेट का डायरेक्टिव मानेगा कोई इंडिविजुअल तो ऑब्वियस ही बात है वो देश का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने एज अ स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर केएस हाजा शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर पहले भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस को कोट कर रहे हैं ऑथर जिसमें बताया जा रहा है कि एडिशनल हाई कोर्ट का जज था वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसको परमानेंट नहीं जज बनाया गया, उसके आप कह लो पार्शियल एटीट्यूड की वजह से। तो ऐसे केस में जब विक्टोरिया गौरी के रिस्पेक्ट में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि ये इम्पार्शियल तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, एक रिलीजन के प्रति थोड़ा झुकाव है इनका, बाकी रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रही हैं, तो इनको यहाँ पे एडिशनल हाई कोर्ट का जज बनाना सही नहीं था। कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे बोल रहे हैं ऑथर्स, बट कहीं ना कहीं अभी के लिए विक्टोरिया गौरी एडिशनल हाई कोर्ट की जज बन चुकी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, अ ड्रैम दैट कुड अपसेट द बीआरएस एप्पल कार्ट।
महाराष्ट्र राष्ट्र समिति की बात हो रही। महाराष्ट्र राष्ट्र समिति के जो मिनिस्टर हैं केटी रामाराव, वो AIMIM ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकरबुद्दीन अवैसी के साथ पिछले हफ्ते ही तेलंगाना असेंबली में लड़ते थे नजर आए। अब देखा जाए तो AIMIM और महाराष्ट्र राष्ट्र समिति, इनका एक कॉलिशन है तेलंगाना के अंदर। अब AIM वाले कह रहे हैं कि जो 50 सीटें, वैसे 150 सीटों का लेजिस्लेचर है, कहां पे, आपका तेलंगाना के अंदर, लेकिन तेलंगाना के अंदर की 150 सीटों में 15 सीटें किसके पास है, AIMIM के पास है। अब ये बोल रहे हैं कि 150 में से 50 सीटों में AIMIM इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है भाई। BRS ये बोल रही कि अगर AIMIM इलेक्शन लड़ता है तो इससे फायदा बीजेपी जैसी पार्टीज को ही होगा। वैसे देखा जाए तो AIMIM का जो स्टैंड है वो एंटी बीजेपी है। चाहे AIMIM इलेक्शन लड़ रही हो चाहे ना लड़ रही हो, वो लोगों को यही अपील करते हैं कि आप बीजेपी को वोट ना दो। तो फिर वो प्रो बीजेपी कैसे हो सकती है, उसको बीजेपी की बी टीम कैसे कहा जाता है। तो देखिए, रिसेंटली 2020 में बिहार असेंबली इलेक्शंस हुए। बिहार असेंबली इलेक्शन के अंदर 5 सीटें जीती AIMIM ने। वो अलग बात है कि पिछले ही साल इनके 4 MLAs राष्ट्रीय जनता दल से जाके जुड़ गए। 2022 में जब उत्तर प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन हुए तो AIMIM ने सीटें कंटेस्ट की। अब ये ज्यादा जीत नहीं पाए, इनका जो वोटिंग परसेंट था 1% से कम था, लेकिन कहीं ना कहीं ये वोटर्स मेन वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के पास से खींच ले गए, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। तो भले ही एजेंडा AIMIM का एंटी बीजेपी है, लेकिन इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने के चलते क्या होता है कि एक छोटा तबका इनको वोट दे देता है, तो जो मेन अपोजिशन होता है बीजेपी जैसी पार्टीज का, वो कमजोर पड़ जाता है। तो इसके चलते भले ही AIMIM एंटी बीजेपी है, लेकिन वो एज अ बी टीम ऑफ बीजेपी काम करती, क्योंकि उसके इलेक्शन लड़ने से जो बीजेपी के मेन कंटेंडर्स हैं उनका वोट शेयर खा जाता है AIMIM। यही कुछ तेलंगाना में होने वाला है। अगर आप तेलंगाना की बात करो तो तेलंगाना के अंदर, वैसे बता दूं, तेलंगाना के अंदर 119 असेंबली सीट से मैं गलती से 150 बोल गया। तो तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के अंदर जो हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये 2 शहर हैं, यहीं पे 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है ना। अब 119 सीटों में से 50 सीटों पे लड़ेंगे कौन, आपके AIMIM पार्टी। अब 119 सीटों में से भारत राष्ट्र समिति के पास 102 सीटें हैं, AIMIM के पास 7 है, कांग्रेस के पास 5 है, बीजेपी के पास 3 है और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पास 1 है। ठीक है ना। 1 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास है, 1 MLA एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का है। अब अगर AIMIM इन 119 में से 50 सीटों पे लड़ता है तो लगभग 29 सीटें ऐसी हैं जहां पे एक साइजेबल अमाउंट ऑफ जनता इनको वोट डाल सकती है। तो उससे बीजेपी का वोट बैंक कम नहीं होगा, उससे भारत राष्ट्र समिति का वोट बैंक कम होगा और बीजेपी जैसी पार्टीज को यहां पे एक पुश मिलेगा। कुछ ऐसी बात यहां पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई जा रही है। ओके, तेलंगाना के अंदर बीजेपी बड़े स्केल पे इलेक्शन जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, क्योंकि मास कम्युनल पोलराइजेशन तेलंगाना में काम नहीं करता। देखिए, आई एम सॉरी, कोई बीजेपी का सपोर्टर हो, ज्यादातर हिंदू न्यूज़पेपर में ओवरऑल बीजेपी को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह पोर्ट्रे किया जाता है जो कि मास कम्युनल पोलराइजेशन के बेसिस पे वोट बैंक खींच रही है। तो ये पॉलिटिक्स बीजेपी की सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी तेलंगाना में, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। अब सक्सेसफुल क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी आइडियोलॉजी चलेगी नहीं चलेगी, ये तो देखो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। बट अभी के लिए AIMIM और BRS के बीच में जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि AIMIM जब ज्यादा ऑफिस, ज्यादा सीटों पे कंटेस्ट करेगा तो वो भारतीय राष्ट्र समिति का ही वोट बैंक अपनी तरफ खींच लेगा, कुछ ये बोला जा रहा है। ठीक है भाई। फिर भाई, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज का अपॉइंटमेंट हुआ एज अ गवर्नर। रिसेंटली भाई एक फॉर्मर आर्मी कमांडर को गवर्नर बनाया गया, एक फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर बनाया गया। तो ऐसे रोज जिनको इम्पार्शियल तरीके से काम करना है अपनी सर्विस पीरियड में, वो यहाँ पे गवर्नर बनाए जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी के फेवर में हैं, तो पूरे चांसेस है कि हो सकता है उन्होंने सर्विस के समय पे अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से ना किया होगा। कुछ इस प्रकार की बात की जा रही है। मिलिट्री का रोल और जुडिशरी का रोल टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, खासकर तब जब इनकी रिलेशनशिप को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ देखा जाता है। आज के समय पे एग्जीक्यूटिव सरकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट में बहुत ज्यादा ईगरनेस दिखा रही है। जजेस का अपॉइंटमेंट, कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज करना, ये हम अक्सर कर न्यूज में सुन रहे हैं। और भले ही सरकार के पास कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ज्यादा ताकत ना हो, लेकिन विक्टोरिया गौरी के अपॉइंटमेंट के सामने ये पता चल रहा है कि सरकार जिनको जजेस नहीं बनाना चाहती उनका अपॉइंटमेंट नहीं करती और जिनको बनाना चाहती उनको जल्दी से अपॉइंट कर देती है। इस कंसेप्ट में देखा जाए
तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर बन चुके हैं 2014 में, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा में नॉमिनेट हुए थे 2020 में। ये सब कहीं ना कहीं आईब्रोज रेज करता है। गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर का रोल इन अ डेमोक्रेसी ऑलरेडी बहुत हॉटली डिबेटेड है। गवर्नर का काम है केंद्र और राज्य के बीच में एक डायनेमिक लिंक की तरह काम करना। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर संविधान बना रहे थे तब गवर्नर की सीट बनाई जाए ना बनाई जाए इस बात को लेकर काफी बहस हुई थी, बट चूंकि इंडिया उस समय पे कमजोर यूनियन था तो राज्य कहीं सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज ना रखें, इसलिए गवर्नर बनाया गया, गवर्नर की पोस्ट बनाई गई। बाद में गवर्नर की पोस्ट ने अलग अलग सरकारों के बीच में थोड़ा आप कह लो इम्पार्शियल तरीके से काम नहीं किया है, चाहे सेंटर में बीजेपी की सरकार हो चाहे यहां पे कांग्रेस की सरकार हो। और अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठने वाले जज हैं, अगर ये भी पोस्ट रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी को पेरूज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से सरकार को पुशबैक नहीं कर पाएंगे, जो कि अक्सर कर जुडिशियल रोल में करना पड़ जाता है। तो बेसिकली गवर्नर के अपॉइंटमेंट्स को यहां पे क्वेश्चन किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि नहीं भाई, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में अगर जज और आर्मी पर्सन्स आएंगे, कुछ ऐसी पोस्टें जो कि देश के लिए काम करती हैं, तो वो एक सही प्रेसिडेंट सेटअप नहीं करता है। इस प्रकार की बात बोली जा रही है। नेक्स्ट, नॉट अ पाइप ड्रीम, फंक्शनल टैप वाटर की रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर आप जल जीवन मिशन की बात करो तो भैया अगर आप देखो तो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, ठीक है। सरकार जल जीवन मिशन को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। जल जीवन मिशन के अंदर पाइप टैप वाटर को पहुंचाना है हर रूरल हाउस होल्ड तक 2024 तक, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट में 27% इंक्रीमेंट करके पिछले साल जो पैसा 54,808 करोड़ रुपए एलोकेट किया था जल जीवन मिशन को, वो इस साल है 69,684 करोड़ रुपीस। तो सरकार जल जीवन मिशन को पैसा ज्यादा एलोकेट कर रही है। तो इससे दो चीजें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलती है कि सरकार जल जीवन मिशन को इंपॉर्टेंस बहुत दे रहा है। दूसरा ये भी पता चलता है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन में बहुत सारा काम होना बाकी है। एज ऑफ अगस्त 2019 जो टारगेटेड 19.3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स थे जहां पे टैप पाइप वाटर पहुंचाना था, केवल 3.2 करोड़ तक पहुंच पाया था। और एज ऑफ फरवरी 2023 11 करोड़ हाउस होल्ड से ज्यादा में पाइप टैप वाटर पहुंच चुका है, जो कि ओवरऑल 100% का 57% है। अभी भी 43% में पहुंचना बाकी है। तो रिमेनिंग 43% को कवर करना अभी भी एक काफी मुश्किल टास्क है। इट इज नॉट एन इजी टास्क टू डू। गोवा, गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में 100% कवरेज हो चुकी है पाइप्ड वाटर की। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में 97% से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पे कवरेज केवल 60% है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में केवल 30% कवरेज है। मध्य प्रदेश में 47%। जल जीवन मिशन के अंदर जो फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है ना, वो प्रतिदिन पर कैपिटा 55 लीटर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करे, ये यहां पे टारगेट रखा गया है। बट टारगेट फुलफिल नहीं हो पा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही कि जहां पे पाइप टैप वाटर कनेक्शन पहुंचे भी हैं, वहां पे भी लोग लोकल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जैसे कुओं का, पॉन्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 लाख एलिजिबल हाउस होल्ड्स में एक सैंपल सर्वे करवाया गया। इस सर्वे को कमीशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने। इसमें यह पता चला कि ओवर 7 डेज अ वीक केवल 3/4 लोगों को, एलिजिबल हाउस होल्ड्स को यहां पे पानी मिला, और वो पानी भी दिन में केवल 3 घंटे मिला, पूरे दिन नहीं मिला। ये तो आपको पता ही, दिल्ली के बहुत से इलाकों में दोस्तों सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, या सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा पानी आया। देश के 90% इंस्टीट्यूशंस लाइक आंगनवाड़ी और स्कूल्स ने रिपोर्ट किया है टैप वाटर को। लेकिन इस टैप वाटर में क्लोरीन के हाई लेवल्स के प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया गया, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया गया। और ज्यादातर ये जो आप कह लो अचीवमेंट्स के रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं ना, इन रिजल्ट्स को एक थर्ड पार्टी द्वारा सर्टिफाई नहीं करवाया गया है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आपको टारगेट दिया जा रहा है ना कि 57% में घरों में पाइप टैप वाटर पहुंच गया, उन सारे पाइप टैप वाटर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको हम प्रॉपर तरीके से बोल नहीं सकते। बिहार जैसे कुछ राज्य क्लेम कर रहे हैं कि जो भी पाइप टैप वाटर वहां पहुंचा है वो उनके फंड्स के थ्रू पहुंचा है, तो उस अचीवमेंट को जल जीवन मिशन के अंदर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के सरकार बहुत तेजी से जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, बट इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत से फ्लॉज, बहुत से इश्यूज भी उठ के आ रहे हैं। बेटर यही रहेगा कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिलकर लोगों तक सेवाएं पहुंचाएं, एक होलिस्टिक स्केल पे पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।